अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत में हूँ अरीज फातिमा। गुज़िश्ता 2 बरसों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयों का जो सिलसिला है वो बिलाखिर थमा। उसका ड्रॉप सीन कुछ यूँ हुआ कि बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम लेकर अडयाला जेल से बाहर आते हैं बुशरा बीबी के वकील, और वो ये अहकामात आके बताते हैं कि जी वज़ीर आला केपी को हटाया जाए, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं, और सुहेल आफरीदी के अहकामात जो हैं वो हमें अडयाला जेल से मिल गए हैं। ये इस्तीफ़ा कितना आसान था, सुहेल आफरीदी का ही नाम क्यों आया, इस्तीफे की वजूहात क्या बनी, मामलात क्या चल रहे हैं, जो सब कुछ हमें इतना स्मूथ लग रहा है, क्या ये हो पाएगा? जो 40 के करीब आज़ाद मेंबर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो कितना टफ टाइम दे सकते हैं? जो भी नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका चुनाव करती है, इन तमाम तर बीट्स पर तफसील से बात करते हैं। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। अली अमीन गंडापुर को हटाना या उनसे इस्तीफ़ा लेना और फिर उनकी ये स्टेटमेंट के 90 दिन का अल्टीमेटम मैं दे रहा हूँ, इस 90 दिनों के दौरान अगर इमरान खान अडयाला जेल से बाहर नहीं आते तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, वो 90 दिन भी पूरे होने में अभी तो 3 दिन बाकी थे, लेकिन उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। कैसे देखते हैं आप इन तमाम तर डेवलपमेंट्स को? 90 दिन पूरे हो गए ना, 90 दिन में वो कुछ नहीं कर सका। अब उसने करना क्या था? कोई यहाँ डिलीवरेंस, पॉलिटिकल डिलीवरेंस तो थी नहीं। ना ये डिलीवरेंस थी कि सूबे को कितना अपग्रेड किया, ना ये डिलीवरेंस थी कि तुमने काम क्या किया। काम एक था कि एहतजाज करो, आग लगाओ, निकलो, हमले करो, और किसी तरीके के साथ उस प्रेशर के साथ जो ज़ाहिरी तौर पे ये क्लेम करते हैं कि उस प्रेशर के साथ या उस जलाओ घेराव के साथ यहाँ तक मामला ले आओ कि जो जेल के अंदर बंदा कैद है मजबूर हो जाए हुकूमत उसको बाहर निकाल कर फिर दोबारा से एक बड़ा लीडर मानने पर। तो अली अमीन ने कोशिशें पूरी की। अली अमीन ने ये नहीं है कि कोशिश नहीं की, अली अमीन वाहिद शायद पाकिस्तान की तारीख का वो वज़ीर आला है जो पूरी सरकारी मशीनरी लेके इस्लामाबाद पर हमलावर हो गया। तो अली अमीन की कोशिशें रायगां गई। अब अली अमीन, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बड़ा देसी सा है कि फलाना पुग गया। अली अमीन एक्सपायर हो गया। अब अली अमीन और इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकता। फिर दूसरा, अली अमीन किसी हद तक, बड़ी हद तक एक पॉलिटिकल आदमी है। जब आप किसी सीट पर आते हैं तो आप एज ए हेड ऑफ दैट प्रोविंस आप पॉलिटिशियन है ना, आप स्टेट्समैन बनते हैं, आप इदारों के साथ चलते हैं, आप अपने आईजी के साथ चलते हैं, चीफ सेक्रेटरी के साथ चलते हैं, वज़रा का ख्याल करते हैं, आप पॉलिटिक्स करते हैं। उसका पॉलिटिकल जो फ्यूचर है उसके मुकाबले में बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, मौलाना फजल रहमान खान उसके मुकाबले में है, तो वो एक पॉलिटिकल फ्यूचर को लेके चल रहा था। अब ऐसे आदमी का फायदा होता है पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि ऐसा आदमी अपना एक पॉलिटिकल फ्यूचर लेके चल रहा होता है तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी वो बचा के चल रहा होता है। अली अमीन की सूरत में इस पार्टी को फायदा था, हम उनको छोड़ दें, खा रहे पी रहे ये वो चीजें सारे ये ऐसे पार्टी को फायदा था। वो अपनी पार्टी को या पार्टी वर्कर्स को बचाता भी था, उलझता भी था, निकलता भी था, वो पॉलिटिकल आदमी था। तो अब चॉइस बड़ी इंटरेस्टिंग है कि फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सन इन्होंने एक ऐसे आदमी को चुन के नॉमिनेट कर दिया है जो कि पॉलिटिकल नहीं है, जिसका टोटल कंट्रीब्यूशन ये है कि रोड के ऊपर पत्थर कितने मारे हैं, नारे कितने लगाए हैं, यानी एक निहायत एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच वाला आदमी जो पास होता है कि जी अगर ये इस सीट पे आया तो इसका सिर्फ एक काम है जो इसने करना है कि लोगों को निकाल कर आकर दोबारा इस्लामाबाद के ऊपर, ये मेरा अपनी अजम्पशन है। अच्छा, ठीक है। और मेरी अजम्पशन है कि इसको इसलिए लेके आए हैं कि देखें उसकी नौजवान आदमी है, उसकी कोई रूट्स नहीं है, ठीक है, उसका कुछ जाएगा नहीं, उसके पास डिलीवर करने के लिए कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना उसके पास कोई तजर्बा है। उसको सिर्फ एक काम आता है, वो है कि लोगों को जो देश सोच रहे हैं, जो यूथ को मोबिलाइज करके, जो कि पॉलिटिकल यूथ नहीं होगी, हम आगे इस पे भी बात करेंगे कि पॉलिटिकल यूथ नहीं होगी, जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनको मोबिलाइज करके खैबर से, कोई सवाद से, कोई बहुत डिफरेंट लोग भी में शामिल हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोग, तो उनको लाकर एक अगेन इस्लामाबाद की तरफ एक बड़ा या जो भी है एक दोबारा जो एक लफ्ज होता है जी हाँ, केओस को मैक्सिमम बढ़ाने के लिए उन्होंने अब रिप्लेस कर दिया एक पॉलिटिकल आदमी को साइड पे करके एक ऐसे आदमी को कि जिसके साथ इमरान और उसके जो मेन लोग हैं, जो बाहर के ट्विटर हैंडल्स हैं जो कहते हैं आग लगा दो, तुम मरोगे तो तुम्हारा रुतबा आसमानों में बुलंद होगा, तो ये वो वर्डिंग्स हैं जब वो एहतजाज कर रहे होते हैं तो उनके इस्तेमाल होते हैं, मरो या मारो
तुम मरोगे तो तुम्हारा रुतबा आसमानों में बुलंद होगा. तो ही इज द, आई थिंक दे थिंक कि ये उनके लिए बेहतरीन आदमी है इस काम के. अच्छा रोकड़ी साहब, मुझे ये बताएं, सुहेल आफरीदी का नाम ही क्यों? इमरान खान के करीब तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और भी बहुत सारे नाम थे, तो उनके नामों को क्यों कंसिडर नहीं किया गया? देखिए, बाकी लोग जितने भी हैं वो इसकी पार्टी के पॉलिटिकल फिगर्स हैं. वो अगर लेके आता है तो वो काम करेंगे, वो कुछ डिलीवर करना चाहेंगे, चाहे असद कैसर का भाई आता है, चाहे जो भी हैं. खाने पीने को मैं फिर कहता हूँ साइड पे रख लें, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम करेंगे, अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को लेके चलेंगे, अपनी पार्टी को बचाएंगे. वो पॉलिटिकल लोग थे तमाम. उनका सरसू था, चाहे गौर अयूब की फैमिली है, चाहे शहराम तरकई है, चाहे आतिफ खान है, चाहे असद कैसर है, चाहे वो सवाती है फ्रॉम मानसेरा जो इस वक्त स्पीकर है इनका. तो ये लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं ना. ये जब बनेंगे चीफ मिनिस्टर तो ये तो नहीं करेंगे कि हमला करो तो ये फौरन बंदूकें निकाल लें, असला निकाल लें और हमला कर एक तरीके कार के और इनकी कनेक्टिविटी ना उन टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ होगी क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं. तो अब ऐसा नौजवान जिसकी कनेक्टिविटी हर तरफ बड़ी इजी है, तो फिर उसी बात पे फोकस कीजिए कि इसका चुनाव क्यों. मकसद न गवर्नेंस है, न मकसद है पॉलिटिकल एक्सीलेंस, न मकसद है पार्टी, न मकसद है पॉलिटिकली आगे पार्टी को बचाना. ही नोज, इमरान नोज कि मेरा करियर खत्म है. अब वो चाहता है कि आग को मैं उस लेवल तक ले जाऊं कि तबाही फैले. उसके लिए उसने उस लिहाज से ये इंतखाब कहीं ना कहीं हमने ये खबरें भी सुनी है कि सुहेल आफरीदी जो है वो मुराद सईद का बंदा है. 100%. अच्छा, तो फिर इनका अप्रोच भी वही होगी. 100% मुराद सईद. आप लिंक कीजिए खैबर के अंदर. खैबर फिर चले एक टॉपिक डिफरेंट. खैबर वाहिद जगह है केपी में जहां पे सेक्टेरियन बहुत शदीद डीपली रूटेड सेक्टेरियनिज्म है, जिसके असरात से आप पहले बहुत अरसा घायल हो चुके हैं. अब जो खदशा है कि विद हिम सेक्टेरियनिज्म को दोबारा मेरे खदशात हैं और ये हो सकते हैं. अच्छा. फिर एक तहरीक है वो बहुत जो फजलुल्लाह नामी एक आदमी के हाथ में गई और वो है सवात की तहरीक. और सवात से बहुत सारी एक ऐसी एक्टिविटी हुई, आपको याद होगा कि सवात के बहुत सारे लोगों को निकलना पड़ा और सवात में बहुत बड़ा एक खतरनाक हद तक टेररिज्म की वेव ने सराहियत की. बिल्कुल. उसको भी चिंगारी लगने का खदशा रखिए क्योंकि मुराद सईद के साथ अब मैंने कहा ना कि अब के एहतजाज में आपको पॉलिटिकल लोग नहीं मिलेंगे. अब के जो एहतजाज हैं उनके अंदर बैन तंजीमें, उनके अंदर वो मुजरिम ग्रोह जो नारकोटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, या वो यूथ जो बिल्कुल एक यूथ में भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट राइटिस्ट जो रेडिकल्स होते हैं उस किस्म के, या लेफ्टिस्ट रेडिकल्स उस किस्म के लोग. तो अब ये बड़ा एक कॉम्बिनेशन बना सकने की कोशिश है इनकी, एक्सट्रीम राइट विंग रेडिकल्स की और एक्सट्रीम लेफ्ट विंग जो रेडिकल्स की, उनकी का भी, क्योंकि अभी तक हमें लेफ्ट विंग और राइट विंग का इतना ज्यादा पता नहीं है पाकिस्तान में. बिल्कुल. और साथ इनके बैन तंजीमें जो हैं और टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं वो भी इसकी क़यादत में हिस्सा डालने पर चल सकते हैं. वेरी अलार्मिंग कि खदशा ये भी मेरे ज़हन में है कि फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर को कमांडर टाइप का लफ्ज ना निकल आए कुछ दिनों बाद. अच्छा. जैसे फ्रॉम एक्स प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन पार्टी के बाद एक लफ्ज निकला, ये हमारे क्या है, वो ये हमारा गुरु का पता नहीं कोई इन्होंने क्या लफ्ज निकाला. किसके बारे में? ये इमरान के बारे में. क्या कहते हैं क्या कहते हैं, लफ्ज दे यूज इट, हजरत या कुछ इस तरह का दे यूज अ लफ्ज, पता नहीं क्या है वो, कि ये हमारा वो है. ठीक है जी. तो दे गेव इट अ रिलीजियस कल्ट, इस्लामिक टच तो फिर इन्होंने देना ही होता है ना. एक कल्ट का टच है वो. ओके. ये हमारा फलाना है, गुरु है हमारा, वो पता नहीं क्या लफ्ज है. अच्छा, चलें ठीक है. तो नाउ दिस बॉय फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर को नया टाइटल ऑफ कमांडर टाइप दे के किसी तरफ गलत कर, क्योंकि ही कैन बी यूज्ड फॉर दैट. ये इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इसका किसी और चीज का तजर्बा नहीं है. इसको गवर्नेंस का पता है. तो अब केपी के लिए, फिर इसके इंतखाब के पीछे जो वजूहात हैं या जो रीजंस हैं, ये आपको ये नजर आती है? केपी के तमाम लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा ये आदमी. ठीक है. अच्छा, फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि अगर कोई हम बड़ी तहरीक चलाना चाहते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई चेंज चाहती है तो पार्टी की जो कमान है ना वो अलीमा खान के हाथ में देनी पड़ेगी. इस आइडिया को आप कैसे देखते हैं? अलीमा खानम अगर एक्टिवेट होती हैं, क्योंकि इस इस्तीफे के पीछे भी कहा यह जा रहा है कि बड़ा हाथ तो अलीमा खान का ही है. देखें, मैं फिर कहता हूँ कि आप एक
प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से आप किसी और डायरेक्शन में चले गए. तहरीक चलानी है, किस चीज के लिए चलानी है तहरीक? तहरीक का मकसद क्या है? अडियाला जेल से बाहर निकालेंगे ना. तहरीक का मकसद, और तहरीक हमले की सूरत क्यों अख्तियार करती है? तहरीक मरने मारने पर क्यों आती है? तहरीक लोगों के बच्चों को उकसा कर मारने जलाने पर क्यों आती है? मैं ये कहता हूं कि ये वो तहरीकें चला चुके हैं, अब ये नए मोड में जा रहे हैं जो बड़ा खतरनाक है, बड़ा ही खतरनाक है. जो नजर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जिस मोड में ये लेके जाना शुरू कर रहे हैं, केपी के प्रोग्रेसिव लोगों को अब ये डैमेज करने की कोशिश करेंगे, और ये बड़ा एक डेंजरस चीज हो सकती है. उसको सोचते हुए वो अंदर नहीं. तो मुझे ये बताएं ना कि अलीमा खान के हाथ में कुछ दे सकते हैं इस तरह की? नहीं, देखिए ना, मेरी बात सुने. इस वक्त अगर ये फैसला इज बाय द कंसेंट ऑफ अलीमा खान और इमरान है, तो उसके पास है फिर सारा कुछ. तो फिर मौरूसी सियासत का नारा, वो सारे नारे छोड़े. मैं फिर कह रहा हूं पॉलिटिक्स इनका एम नहीं रह गया. ना इनका एम पॉलिटिक्स है, ना इनका एम गवर्नेंस है, ना इनका एम इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी अपनी को बचाना है, ना इनका एम ये है कि हमने एक जो हमारी गवर्नमेंट है केपी में, इसके साथ केपी को डिलीवर करना है. एम है ही नहीं ये. अब ये कहानी कहीं और चली गई है. ये पॉलिटिकल कहानी नहीं है. ये इसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं. इनके मकासद जो हैं वो कुछ और हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई मुज़ाकरात का ऑप्शन भी चल रहा है? मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये इंकशाफ किया कि 5 नवंबर को जब सदर ट्रंप बने थे तो 10 नवंबर को इस्टेब्लिशमेंट ने कोई मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत की थी. फिर 22 नवंबर को इमरान खान की रिहाई हो जानी थी, तो कुछ नादान दोस्तों ने ये मशवरा दिया कि 26 नवंबर को हम 10 लाख लोग लेके जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे. क्या कोई ग्रेटर रिकंसिलेशन की तरफ बढ़ सकता है? मैं ये जो इंकशाफात होते हैं ना, और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के इन बड़े तमाम हिदायत इन बड़े हजरात के इंकशाफात, इन पर मैं ज्यादा खामोश ही रहता हूँ, क्योंकि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का मैंने कहीं क्लिप सुना. अच्छा. उस पर वो इतना ही वाज ग्लोइंग, एक होता है ना बंदा ग्लो कर रहा होता है खुशी से या व्हाटएवर, तो उसमें हाँ, जो ग्लो करते हुए चेहरे के साथ उन्होंने फरमाया था कि अब ट्रंप इज इन चेयर, तो ट्रंप और इमरान और ये और वो और हर चीज़ ये वो. तो ये इंकशाफात जो होते हैं ना, ये सनसनी फैलाने वाले इंकशाफात हैं. आई डोंट ट्रस्ट कि इनकी कोई पीछे अहमियत भी होती है या ऑन ग्राउंड ये एग्जिस्ट भी करते हैं. अगर कोई चीज़ इस तरह की एग्जिस्ट करती भी हो तो वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को नहीं बताएंगे. अच्छा, कि कुछ हो. बस लास्टली और शॉर्टली मुझे ये भी बता दें कि सुहेल आफरीदी को लेकर जिन मकासद के साथ ये अब ग्राउंड में उतरेंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त सुहेल आफरीदी को लेकर कोई ऑप्शन पार्टी को बचाने के लिए रह गए या नहीं? सुहेल आफरीदी के साथ इन्होंने अपनी पार्टी को डिजास्टर में लेके जाना है. मैं फिर कह रहा हूँ, ना पार्टी इनका मकसद है, ना पॉलिटिक्स बचाना इनका मकसद है, ना पॉलिटिकल अपनी लेगेसी को आगे लेके जाना मकसद है. अब हाँ, सुहेल आफरीदी और उसकी कौम कंबर खैल, उसके ऊपर अब ये डिपेंड करता है कि क्या वो इस्तेमाल हो जाएगा सुहेल आफरीदी फॉर इमरान अगेंस्ट पाकिस्तान. तो हो जाएगा ना. नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि कौम कबाइल है, आफरीदी है, कंबर खैल एक बड़ी मजबूत कौम है, अकेला आदमी वहां पर कुछ भी नहीं होता, उनके अपने मशर हैं, उनके अपने बड़े हैं. अब वो बड़े क्या इसको इस्तेमाल होने से बचा पाएंगे? कबाइल की ट्रेडिशन ये है कि वो अपने बच्चों को बचा लेते हैं. तो अब ये देख रहे हैं कि वो उसका कबीला उसको एंटाई पाकिस्तान होने से, इस्तेमाल होने से, क्योंकि जब जो बंदा इस्तेमाल हो रहा होता है ना, वो बेचारा कई दफा समझ रहा होता है मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन बड़े जो होते हैं कबीले के, उनको ये पता होता है कि हमारा लड़का अब बड़े, उनके लिए भी बड़ा मसला है. चीफ मिनिस्ट्री भी आ गई है उस कबीले के पास, बड़ी एक ऑनर भी है. अब उस कबीले के बड़ों के ऊपर है कि वो क्या इस चीफ मिनिस्ट्री को पाकिस्तान के लिए और अपनी कौम के लिए एजाज बनाएंगे कि कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे. दिस इज अ क्वेश्चन. अच्छा, 40 के करीब जो आज़ाद मेंबर्स हैं अब केपी के अंदर, वो उनका किरदार कितना अहम है? मेरे ख्याल में अभी जो होना है वो जब री इलेक्शन हो जाएगा ना, 18 सीट्स हैं जिनके ऊपर इलेक्शन होगा. जिस वक्त 18 सीट के ऊपर इलेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी भी एक इज्तमाई या कॉम्बिनेशन के साथ ग्रुप के लिए बहुत आसान होगा. इस वक्त जो प्रेजेंट इस महीने दो, क्योंकि सूरत हाल तो आपको पता है हर 15 दिन बाद चेंज होती है, इन 2 महीनों में अभी 40 वाले चैप्टर को साइड पे रखें. ठीक है, हो सकता है एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन इस वक्त ये चीज ज्यादा अहम है. ये जो कर गए, यानी ये जो चाल का खेल रहा है ना, ये डेंजरस है. व्हाट आई थिंक. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.